हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th रसायन विज्ञान की अगली वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, अपक्रियाओं के प्रकार। तो अपक्रियाओं के प्रकार में हमने आपको बहुत सारी अपक्रियाओं के प्रकार बता रखे हैं, जिनमें से कुछ अपक्रियाओं के प्रकार उदाहरण सहित हमने आपको बताए। आज हम उसी कड़ी में आगे देखेंगे अपक्रियाओं के प्रकार में दूसरा जो प्रकार है वियोजन अपक्रियाएं यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस which are dissociate by any outer reagents। कहने का मतलब कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो किसी बाह्य कारक के द्वारा अपघटित होती हैं, वियोजन अपक्रियाएं कहलाती। तो बाह्य कारक का मतलब किसी के द्वारा, चाहे लाइट हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे कोई एजेंट हो, मतलब किसी के द्वारा अगर कोई अपक्रिया होती है तो उसको हम कहते हैं कौन सी? वियोजन अपक्रियाएं। तो वियोजन अपक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जिसमें हम पहला प्रकार देखेंगे ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। तो ऊष्मीय अपघटन की अब बात करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशंस यानी ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जो ऊष्मा पाकर के क्या होती हैं? विघटित होती हैं, ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। तो इसमें एग्जांपल्स देख लिया जाए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लें। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, इसका आप थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे जब थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये आपका विघटित हो जाएगा दो भागों में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर एक भाग थर्मल डिकम्पोजिशन यानी ऊष्मीय अपघटन यानी ऊष्मा की उपस्थिति में दो भागों में टूट गया, जिसके कारण इसको हम क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर? अब हम दूसरी की बात करेंगे, जो दूसरा है लाइट डिकम्पोजिशन। लाइट डिकम्पोजिशन की बात करेंगे, प्रकाश अपघटन। तो प्रकाश अपघटन अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं या प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होती हैं, प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया कहलाता है। अर्थात इसमें एग्जांपल्स अगर हम लें तो वो हो जाएगा AgCl। इसको जब आप विघटित करेंगे किसकी उपस्थिति में? लाइट की उपस्थिति, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसको आप कह लीजिए सनलाइट। सनलाइट की उपस्थिति में जब ये विघटित होंगी तो ये हो जाएगा Ag सॉलिड हो जाएगा और Cl2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर ये थर्मल और यहाँ पर सनलाइट। तो जब ऊष्मा के रहेगा उपस्थिति में तो ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश रहेगा तो प्रकाशीय अपघटन। अब अगली बात जो करें, जो तीसरा टाइप है वियोजन में, वो है विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन की बात करेंगे, यानी कोई भी पदार्थ जब विद्युत धारा की उपस्थिति में या विद्युत की उपस्थिति में एक से अधिक भागों में विघटित होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। यानी वे अपक्रियाएं जो विद्युत धारा की उपस्थिति में या विद्युत की उपस्थिति में एक से अधिक भागों में विघटित होती हैं, विद्युत अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल स्वरूप इसमें ले लें, सोडियम क्लोराइड एक्वस रहेगा, ये हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक की उपस्थिति में जो अपक्रियाएं
होती हैं उसको आप विद्युत अपघटन अपक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक। अब हम बात करेंगे अपक्रिया के तीसरे प्रकार में। तो अपक्रिया का तीसरा जो प्रकार है वह है डिस्प्लेसमेंट्स रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो प्रतिस्थापन यानी प्रतिस्थापन कहने का मतलब ये हुआ कि उसका स्थान परिवर्तन, उसका स्थान परिवर्तन। जैसे कहने का मतलब हम यहाँ बैठे हैं, आप वहाँ बैठे हैं, तो आपकी जगह हम हो जाए, आप हमारी जगह हो जाओ। तो इस तरीके से जो विनिमय होता है, जो एक्सचेंज हो रहा है प्रतिस्थापन का, प्रतिस्थान का, इसी को हम कहेंगे प्रतिस्थापन। तो अगर डिफिनीशन की हम बात करें तो डिफिनीशन में देख लीजिए कि प्रतिस्थापन अपक्रियाएं ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई भी क्रियाकारक, एक क्रियाकारक रहेगा, दूसरा क्रियाकारक रहेगा, वह उनमें से कोई भी एक तत्व दूसरे क्रियाकारक को हटा देगा, तो इसको आप कहेंगे प्रतिस्थापन अपक्रिया। अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में देखें, प्रतिस्थापन अपक्रिया वे रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो एग्जाम्पल्स अगर हम ले लें तो जैसे फेरस सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट, ये हो जाएगा। अब देखा जाए तो जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसमें फेरस जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो जब कॉपर से अधिक क्रियाशील होगा तो ये हो जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। तो इस तरीके से यह स्थान परिवर्तन हो गया, तो इसको आप कहेंगे प्रतिस्थापन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया। सामान्य वे में आप समझिए, जो आम हम लोग एग्जाम्पल देते हैं सामान्य से, वो ये कह लीजिए कि अगर हम मान लीजिए कि या आप दुर्बल हैं, हम बलवान हैं, तो हम क्या करेंगे कि आपको एक झापड़ मार के हटा देंगे और आपके स्थान पे बैठ जाएंगे। आप कहेंगे दुर्भाग्य, आप भी अपने घरों में ऐसे करते होंगे। छोटे बच्चे रहते हैं, अगर टीवी देख रहे होते हैं तो आप उनको, अगर चेयर पे बैठे होते हैं तो आप आते बाहर से तो कहते हैं हटो, जाओ भागो तुम, तो उसके स्थान पे आप बैठ जाते हैं, फिर वो चला जाता है। तो इस तरीके से ये आपका प्रतिस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम प्रतिस्थापन की बात करें तो प्रतिस्थापन अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एकल विस्थापन, एकल प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया, और दूसरा जो होता है उभय उभय अपघटन प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो उभय अपघटन प्रतिस्थापन अपक्रिया या फिर एकल विस्थापन अपक्रिया की अगर हम बात करें, दोनों का एग्जाम्पल लेके हम चर्चा करते हैं। एकल विस्थापन अपक्रिया, एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया की अगर हम बात करें तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें केवल एक ही पदार्थ का क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है, विस्थापन होता है। अर्थात अधिक क्रियाशील वाला तत्व या धातु या मेटल कुछ भी होगा, अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को प्रतिस्थापित कर देगा, तो इसको आप कहेंगे एकल विस्थापन अपक्रिया। जैसे एग्जाम्पल्स में हमने आपको बता रखा है, फेरस ले लीजिए प्लस कॉपर सल्फेट एरो, ये हो जाएगा कॉपर प्लस फेरस सल्फेट, एक्वस हो जाएगा, और ये सॉलिड हो जाएगा, ये भी एक्वस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। दूसरा अगर एग्जाम्पल्स हम लें तो दूसरा एग्जाम्पल्स है Zn प्लस कॉपर सल्फेट, Zn प्लस कॉपर सल्फेट। तो Zn क्या करेगा, इसको यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा। जब इसको यहाँ से प्रतिस्थापित करेगा तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। तो कहने का मतलब जिंक जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील है तो इसको ये यहाँ से क्या करेगा, हटा दे रहा है, तो हटा दे रहा है तो ये प्रतिस्थापित हो गया, तो इसको आप कहेंगे प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब इसमें केवल एक ही प्रतिस्थापित हो रहा है
यानी सिर्फ Zn कॉपर को हटा रहे हैं। एक पद, एक मतलब एकल है, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, सिंगल सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट्स रिएक्शंस, एकल पद में विस्थापन अपक्रियाएं। ओके, क्लियर। अब हम प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया के दूसरे पार्ट्स की बात करेंगे, यानी जो दूसरा प्रकार होता है वो द्विविस्थापन होता है। द्विविस्थापन या फिर इसको हम उभय अपघटन विस्थापन भी कहते हैं, उभय अपघटन विस्थापन भी कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट्स या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के आयनों का भी, यानी अभिकारक के साथ साथ उनके आयनों का भी प्रतिस्थापन होता है, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम उभय अपघटन प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखा जाए तो जैसे एग्जाम्पल्स ले लें हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो हमने बताया कि जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करेंगे तो इसमें यौगिक जो भी रहेंगे, दो यौगिक रहेंगे, उनके मूलक भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, दोनों। जब दोनों का विस्थापन होता है, प्रतिस्थापन होता है, स्थान परिवर्तन होता है, विनिमय होता है, यानी आप और हम अपना स्थान अगर बदल लेते हैं तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट्स रिएक्शन कहेंगे। तो अब इसको जब आप आयनित करोगे तो ये हो जाएगा Na पॉजिटिव, Na2SO4 होगा, Na पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, ये चीज बनेगा। इसको जब आप करेंगे तो Ba पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक, अब ये बन जाएगा आपका, ये यहां से तो ये हो जाएगा NaCl प्लस BaSO4। ठीक, तो यहाँ पर सोडियम के स्थान पे बेरियम और बेरियम के स्थान पे सोडियम पहुंच गया, तो दोनों का स्थान परिवर्तन हो गया। तो इस तरीके से ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो अब इसका अगर आयनिक रूप देखें तो सोडियम किसके साथ, क्लोरीन के साथ, फिर सल्फेट किसके साथ, बेरियम के साथ। तो यहाँ पर आयनों का भी परिवर्तन हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया, और उसके साथ साथ परमाणुओं का भी हो गया, ये सॉरी यौगिक मूलकों का, आयनों का भी हो गया। तो इस तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। अगले टॉपिक्स की बात करें तो जो अगली टॉपिक्स आपकी है क्या है, उष्मा शोषी तथा उष्मा क्षेपी। तो उष्मा शोषी की बात करें हम, एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। तो इसको आप कहेंगे एक्सोथर्मिक, क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक, और इसको आप कहेंगे एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक यानी वे अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने के लिए बाहर से उष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, बाहर से उष्मा दी जाती है, तो इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक, यानी उष्मा शोषी, जो उष्मा का शोषण करे होने के लिए, तो उसको आप उष्मा शोषी कहेंगे। और वे अपक्रियाएं जो जब पूर्ण होती हैं तो उनसे उष्मा निकलती है, तो ऐसी अपक्रियाएं जो उष्मा का शोषण करती हैं उष्मा शोषी, और ऐसी अपक्रियाएं जो उष्मा उत्पन्न करती हैं उनको उष्मा क्षेपी कहते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हम चर्चा करें। तो उष्मा शोषी अपक्रिया की अगर हम बात करें तो जैसे हम बात करें कार्बन प्लस सल्फाइड,
कार्बन प्लस सल्फाइड, ये हो जाएगा कार्बन डाई सल्फाइड। तो इस तरीके से हम देखें, ये अपक्रिया कराने के लिए इसमें ऊष्मा बाहर से दी गई। जब बाहर से ऊष्मा दी गई तो यहाँ पर कितनी ऊष्मा दी जाएगी, लगभग 20,000 कैलोरी ऊष्मा दी जाएगी, तब जाकर के कार्बन सल्फाइड से अपक्रिया करके कार्बन डाइसल्फाइड बनाएगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से अपक्रिया करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अपक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कहने का मतलब जब ऊष्मा को अवशोषित करेगी जो भी अपक्रिया, तो उसको आप ऊष्मा शोषी कहेंगे। और ऊष्मा क्षेपी की बात करेंगे तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जो होने के लिए ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो जैसे हम बात करें ग्रेफाइट यानी कार्बन को जलाइए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो आपको बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा। कोयला जलाते हैं ना, तो जब कोयले जलाएंगे तो आपको प्रकाश मिलेगा, उसके साथ साथ ऊर्जा भी तो मिलती है। इसको आप क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया।